देखिए आशुतोष, एक प्रचंड जीत के बाद जो तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एनडीए समर्थन के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार जीत को लेकर जो खुशी है। इस समय मेरी मौजूदगी जो है बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में है, जहां से तमाम जो लोग हैं एकत्रित हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गमछे को हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, इसके बाद जो है तमाम लोगों में जो है खुशी की एक लहर गूंज गई। मैं बारी बारी तमाम लोगों से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार ने जो बिहार प्रचंड बहुमत दिया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत चौधरी है। कहाँ से आए आप? मैं रहता दिल्ली में हूँ, बेसिकली दरभंगा बिहार का हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए इस बार जो प्रचंड बहुमत मिला है उसको लेकर? क्या कहेंगे? देखिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम इस बार बिहार गए, हमें आज एहसास हुआ, अपनी मातृभूमि की उस खुशबू में एहसास हुआ कि जिस बिहार को हम छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, वो बिहार आज सुगंधित है। आज उस बिहार में वो सभी आनंद फिर से प्राप्त हो रहा है जिसके लिए बिहार की संस्कृति और सभ्यता जानी जाती रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर हम सब मिथिला से अबै छी, मैथिली भाषा के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अष्टम अनुसूची में स्थान देलखिन। आइ पुनौरा धाम में माँ जनक जानकी सीता के लेल एतेक भव्य और दिव्य मंदिर अगर क्यों बना रहे है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार बना रहे है, तो मिथिलावासी किया के नहीं प्रसन्न रहता। मिथिला के गांव गांव गली गली में सड़क है, बिजली है, माय बहन के सम्मान है, आज सब चीज मिथिला के भेटले है। संपूर्ण मिथिला आए मोदी मैं, भाजपा मैं, एनडीए मैं है। मिथिला से आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक उबाल भी देखा गया। बहरहाल एक सवाल और भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, एसआईआर को लेकर भी मुद्दा बहुत गर्म आया, वोट चोरी का भी मामला जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो वो सब मुद्दों को छोड़ते हुए बिहार की जनता ने लगता है इस बार प्रचंड। किस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं? जिस मुद्दे को जनता ने नकार दिया, लोकतांत्रिक देश है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। जिस मुद्दा को जनता ने सिरे से नकार दिया है, उस कौन जानता है? ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए राजकुमार द्वय जो हैं, ये अपने आप को राजनेता मानते हैं। जमीन खिसक गई है इनकी। राहुल गांधी जिसके साथ गड़बहियां किया उसको भी ले डूबा, खुद तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये हालात हुआ है। आज बिहार की जनता ने ये साबित किया है। खेसारी लाल यादव ने जो है मंदिर के ऊपर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मंदिर से कोई प्रोफेसर नहीं बनता। जनता ने हालांकि उनको सबक सिखा दिया। अब क्या लगता है कि देश में एक तरफा जो सनातन हिंदू है, जो हिंदू एकता है, वो जागृत हो चुकी है? देखिए, खेसारी जी के प्रति मेरी व्यक्तिगत रूप से संवेदना है। वो गलत दल में चले गए, गलत विचारधारा के साथ वो खड़े हो गए। खेसारी लाल जी राजनीतिक चक्कर में इस तरह का बयान दिए। मुझे मानना है कि संगीत को प्रेम करने वाले लोग इस तरह की धारणा के नहीं होते हैं, लेकिन खेसारी लाल जी गलत संगत में पड़ के गलत बयानबाजी कर गए। अब उनको एहसास हो रहा होगा कि वो कहां जाकर फंस गए हैं। आरजेडी की तरफ से जो कहा गया था कि हर घर नौकरी देंगे सरकारी, क्या वाकई में बिहार की जनता ने उसको नकार दिया? नहीं, कैसे ना नकारे। 15 साल तक उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी स्वयं की सरकार रही, एक नौकरी नहीं दिया। और जिसको नौकरी दिया उसका प्लाट में लिखवा लिया, जमीन में लिखवा लिया। लोगों को लगा कि नौकरी देके जो साजिश कर रहा है, अगर गलती से किसी को नौकरी देगा तो हमारा घराड़िया लिखा लेगा, इसलिए लोग उसको भरोसे नहीं किया उस पर। जो प्रशांत किशोर सरकार बनाने की दावे कर रहे थे, वो राजनीतिक धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि पलायन पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इन सब मुद्दों पे? किशोर जी से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब वो पलायन करके माल कमा रहे थे पूरे दुनिया में घूम घूम कर, तब कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया बिहार में? प्रशांत किशोर से आपको ये प्रश्न करना चाहिए। ये राजनीतिक प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स हैं। पैसा लेकर के जाकर बिहार के युवाओं को भ्रमित करने का कार्य किया, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने उनके गाल पे तमाचा मारकर एहसास करा दिया कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट की नहीं चलती है। अब क्या लगता है कि लालू यादव किस सामंजस्य में पड़े होंगे? एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ तेज प्रताप यादव, दोनों की जो राजनीतिक कैरियर वो सेट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि बदल नहीं पाएगा। लालू यादव अब भूतकाल में चले गए और उनके जो सुपुत्र हैं, चांदी का चम्मच लेके नौवीं फेल जो पैदा हुए हैं, वो अब जिन्न बन गए हैं। अब वो जिन्न बन के घूमेंगे। दुर्घटना बस खुद बच गए हैं, नहीं तो उनका भी सुपरा साफ था। इस बार कोई बचने वाला नहीं था। जो बचा है वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। जाएं, भगवान उनको अभी भी सद्बुद्धि दे कि जहां से जीत के आए हैं उस विधानसभा में उचित कार्य करें। हम तो उनको आपके माध्यम से यही कामना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रचंड बहुमत मिली है एनडीए सरकार को,
अब जो है मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर, हालांकि कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा असमंजस भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। हमारा काम था सरकार बनाना, हम लोगों ने सरकार बना दिया। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा हम सब का फैसला है। तेजस्वी यादव अपने आप को कहाँ आंक रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी बनती हुई नजर आ रही है, उन्होंने कहा कि तेज तरार युवा तेजस्वी सरकार, कहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए, वो शुरू से हवाबाज आदमी, उन्होंने पूरे चुनाव में हवाबाजी करी और कुछ नहीं किया। वो कहीं नहीं थे, धरातल पे वो कहीं नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ हवा में थे। हवा में उन्होंने बातें की और किसी तरह की बात नहीं की। वोट चोरी का मुद्दा क्या लगता है बिहार चुनाव में मायने रखा है? कोई मायने नहीं रखता। अगर वोट चोरी का मुद्दा मायने रखता तो इस तरह से प्रचंड बहुमत एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल है। क्या कहना चाहेंगे उज्जवल इस पूरे चुनाव को लेकर? कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत नज़दीकी से देखा इस चुनाव को, क्योंकि मैं बिहार गया भी था। कुल मिला के जो लोग ये पूछ रहे हैं आज की हमारी सरकार पे जो सवाल उठा रहे हैं कि हमने क्या किया और हमने क्या किया, तो सूप दूस, हमारे मैथिली में एक कहावत है, सूप दूसे चुलने की, जिसमें खुद ही 72 छेद हैं। तो पहले अपने 72 छेद को देखें, पहले अपने घर को संभालें। वो जमाना अब खत्म हो गया कि लोग बेटियों की शादी बंदूक की नोक पे करवाया करते थे, ज्वेलरी शोरूम लूट के किया करते थे, कार का शोरूम लूट के अपनी बेटी को दहेज दिया करते थे। अब ये नया भारत है, हमारे मोदी जी का भारत है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का भारत है। और इसी के साथ मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि ये बिहार केवल एक झांकी था। अब अगली बारी हमारी बंगाल की है और निश्चित ही अगली बारी हम इस बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे चुनाव में आपने तेजस्वी को देखा होगा कि मन से वो कह रहे थे कि बिहार में सुशासन की सरकार, जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था तो काफी चरमराई हुई है। आपने देखा दिन दहाड़े हॉस्पिटल में गोली मार देना, घुस के आपको डाक बंगला चौराहे पे गोली मार देना। तो प्रशासन की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था भी तो चरमराई हुई है। पिछले 20 साल में पलायन पे बात नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ इतना बड़ा प्रदेश होता है वहाँ छोटी मोटी वारदातें होती रहती है, लेकिन तेजस्वी जी की अगर बात रही तो मैं उनसे ध्यान जलाना चाहूँगा कि आज जो ये देख रहे हैं 2005 का एक बिहार देखें, वो अपने पिताजी के शासनकाल का एक बिहार देख लें, तो मुझे लगता है कि उनको फिर प्रश्न करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये सवाल तो जायज नहीं है। चलिए मैं दोबारा